हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मेयर कंपटीशन क्लासेस। यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत बात करेंगे पारिस्थितिकी टॉपिक की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। देखिए, इकोलॉजी जो है, सबसे पहले पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हमें पारिस्थितिकी के बारे में सबसे पहले जानना है, यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? देखो, जो इकोलॉजी शब्द है ये पारिस्थितिकी का अंग्रेजी रूपांतरण है। यदि इस इकोलॉजी शब्द की बात की जाए तो ये किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो इकोलॉजी जो है वो आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। इकोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकस और लॉगस। ठीक है। ओकस का मतलब क्या होता है? घर या फिर आवास। ओकस का मतलब क्या होता है? घर या फिर आवास। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। यदि हम इस शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या निकलेगा कि हमारे पर्यावरण में रहने वाले या फिर वातावरण में रहने वाले समस्त जीवधारियों के, ऐसे लिखेंगे, जीवधारियों के आवास का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आवास का अध्ययन। ठीक है। तो जो हमारे जीवधारी हैं, जीवधारियों के आवास का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इकोलॉजी शब्द है ये किसने दिया? तो इस शब्द को किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इस शब्द को जो है दिया गया। और कब दिया गया था? वर्ष भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वर्ष आपका हो जाएगा 1866 ईस्वी में। ठीक है। अर्नेस्ट हेगल के द्वारा 1866 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द दिया गया, और इस इकोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है? जीवधारियों के आवास का अध्ययन करना। अब इसी में जो है एक इनकी परिभाषा लिख लेंगे। अर्नेस्ट हेगल के द्वारा दी गई परिभाषा लिखेंगे इसमें कि वातावरण और जीव समुदाय, वातावरण और जीव समुदाय के मध्य परस्पर संबंध को या परस्पर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है। वातावरण और जीव समुदाय के मध्य परस्पर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? पारिस्थितिकी के भाग की, कि पारिस्थितिकी के भाग कितने हैं। देखिए, पारिस्थितिकी के भाग कितने हैं, ये सारी की सारी चीजें साथ ही साथ आप नोट भी करते चलिए। इकोलॉजी, या ऐसे लिख लेंगे पार्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है। तो इकोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है ऑटो इकोलॉजी, जिसे बोलते हैं स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी। और दूसरा होता है सैनो इकोलॉजी, यानी कि समपारिस्थितिकी।
और इसे ही समुदाय पारिस्थितिकी के नाम से भी जानते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी। अब देखिए ऑटो इकोलॉजी क्या होती है यानी कि स्व पारिस्थितिकी क्या होती है, और सैन्य इकोलॉजी यानी कि सम पारिस्थितिकी क्या होती है। देखो यहाँ पे क्या है, स्व पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी यानी कि ऐसा क्षेत्र जब हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत या फिर किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जब एक ही प्रजाति का अध्ययन करते हैं, जब हम एक ही प्रजाति का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑटो इकोलॉजी या फिर स्व पारिस्थितिकी। जब हम एक ही प्रजाति का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटो इकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी। एग्जाम्पल की बात करें या फिर उदाहरण की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा, हम जंतुओं में ले लेते हैं गाय, ठीक है। तो गाय की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे साहीवाल, थार पारकर, काकरेज, जर्सी, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हैं, ये प्रजातियां हैं, ये गाय की प्रजातियां हैं, साहीवाल, थार पारकर, काकरेज और जर्सी। देखो जब हम किसी एक प्रजाति का, जब हम केवल और केवल साहीवाल का अध्ययन करेंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे, स्व पारिस्थितिकी। जब केवल और केवल थार पारकर का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्व पारिस्थितिकी। जब केवल और केवल जर्सी का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्व पारिस्थितिकी। जब केवल और केवल काकरेज का अध्ययन करेंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटो इकोलॉजी या फिर स्व पारिस्थितिकी कहेंगे। लेकिन जब हम ये कह दें कि संपूर्ण गाय का अध्ययन करना, अब इस संपूर्ण गाय में थार पारकर भी आ जाएगी, साहीवाल भी आ जाएगी, काकरेज भी आ जाएगी, जर्सी भी आ जाएगी, यानी कि गाय की जितनी भी प्रजातियां हैं उन सभी प्रजातियों का समूह का अध्ययन करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है सैनो इकोलॉजी। तो सामुदायिक पारिस्थितिकी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम समुदाय का अध्ययन करते हैं, किसी भी जीव जंतु या फिर वनस्पति के समुदाय का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे सैनो इकोलॉजी। और जब हम किसी भी जीव जंतु या वनस्पति की केवल और केवल एक प्रजाति का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। समुदाय पारिस्थितिकी में लिख लीजिए, जब किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के समूहों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रजातियों के समूहों का अध्ययन किया जाता है या जातियों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे समुदाय पारिस्थितिकी या सम पारिस्थितिकी के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे गाय में सारी गायें आ जाएंगी, भैंस में भी भैंस की सारी नस्लें आ जाएंगी, जैसे मेहसाना हो गया, मुर्रा हो गया, ठीक है। ऐसे ही गेहूं में भी गेहूं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आ जाएंगी। जैसे आप जब गेहूं बोने के लिए जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की वैरायटी आप दुकानदार से पूछते हैं कि विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी किस्मों वाली हमें वैरायटी दी जाए। ऐसे ही मक्का, ठीक है, ऐसे ही अन्य वनस्पतियां आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो हमें पता चला कि ऑटो इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जब हम किसी एक ही प्रजाति का अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। और जब एक से अधिक प्रजातियों का हम एक साथ अध्ययन करते हैं या फिर किसी समूह का अध्ययन करते हैं तो उसे हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो उसे समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। नोट कर लिया होगा सभी ने। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम, इसके बाद में बात करेंगे इकोसिस्टम की। देखिए क्या है इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र।
पारिस्थितिकी तंत्र। पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम किसने दिया? तो पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? एजी टांसले। एजी टांसले के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया था? तो वर्ष हो जाएगा 1935 ईस्वी। यानी कि एजी टांसले के द्वारा वर्ष 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है। देखो, जो भी हमारा वातावरण है, वातावरण में पाए जाने वाले समस्त जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य जो भी इनके परस्पर अंतः संबंध पाया जाता है, तो उसी अंतः संबंध को ही क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे वातावरण में पाए जाने वाले, वातावरण में पाए जाने वाले समस्त जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य परस्पर अंतः संबंध, परस्पर अंतः संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? वातावरण में पाए जाने वाले समस्त जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतः संबंध, यानी कि जो भी अंतः संबंध होते हैं, किस तरीके से जैविक और अजैविक घटक आपस में जुड़े होते हैं, या फिर किस तरीके से जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इनका अध्ययन ही करना क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अगली हेडिंग जो पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अगली हेडिंग डालिए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब देखिए, जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है या जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। या इन घटकों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो जाएगा आपका बायोटिक, यानी कि जैविक घटक, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एबायोटिक, यानी कि अजैविक घटक। ठीक है, तो जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। इसी तरीके से जो हमारे जैविक घटक हैं उनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो भाग कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है उत्पादक, पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, और तीसरा जो आएगा वो आएगा अपघटक। ऐसे ही जो हमारा एबायोटिक है या अजैविक घटक है, इनको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है उसे हम बोलेंगे भौतिक घटक, दूसरा जो है वो आएगा कार्बनिक घटक, और तीसरा जो आएगा वो आएगा अकार्बनिक घटक। ठीक है, तो जिस तरीके से हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक को 2 भागों में डिवाइड करते हैं और फिर उसी घटक में से जैविक को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही एबायोटिक को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक घटक की। तो जैविक घटक में सबसे पहले जो हमारा आता है ना, वो किसका आता है? उत्पादक।
और सभी लोग पढ़े होंगे, खूब पढ़े होंगे छोटे पर से, कि उत्पादक किसे कहते हैं, कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं। यानी कि वे समस्त जीव जंतु वनस्पतियां जो स्वयं भोजन बना करके स्वयं पर ही आश्रित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें कहेंगे उत्पादक। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हैं, यदि हम जीव की बात करें तो जीव में युगलीना जो है, जीव में कौन, युगलीना, युगलीना एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए युगलीना को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो युगलीना ही एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और हम सब जानते हैं कि वे समस्त जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें पर्णहरिम, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जो युगलीना है, युगलीना में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके स्वयं भोजन बना लेता है। दूसरा आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पर आश्रित हो, जो उपभोग करे, ऐसा व्यक्ति जो उपभोग करे, किसका, उत्पादक का या फिर किसी दूसरी वस्तु का। ठीक है, तो उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि वे समस्त जीव जंतु एवं वनस्पतियां जो दूसरों पर आश्रित होती हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती, वो दूसरों पर आश्रित होती हैं, तो उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उपभोक्ता की कैटेगरी में रखेंगे। अब देखो, जो ये उपभोक्ता है इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उपभोक्ता को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक तो है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा आता है हमारा तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब देखो, जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो कैसे होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे वो कैसे होंगे, और तृतीयक उपभोक्ता होंगे वो कैसे होंगे। यानी कि उपभोक्ता को इन 3 भागों में क्यों डिवाइड किया गया, तो जितने भी व्यक्ति हैं या जितने भी उपभोक्ता हैं उनकी कुछ कैटेगरी होती हैं, उनके कुछ अलग ही व्यवहार होते हैं, अलग ही आचरण होते हैं, और उन्हीं व्यवहार आचरण के आधार पे इनको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो केवल और केवल किस पर आश्रित होते हैं, वो केवल और केवल उत्पादक पर आश्रित होते हैं, यानी कि वनस्पतियों पर ही आश्रित होते हैं। इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहा जाता है, शाकाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि वे समस्त जीव जो शाकाहारी होते हैं उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीयक और तृतीयक में आपको याद रखना है, क्योंकि कई सारी बुक ऐसी मिलेंगी जिसमें द्वितीयक में आपको मांसाहारी बताया जाएगा और तृतीयक में आपको सर्वाहारी बताया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। द्वितीयक में सदैव कौन आएगा, द्वितीयक में सदैव आएगा सर्वाहारी, क्योंकि मनुष्य क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है, और मनुष्य यदि हम शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी की कैटेगरी में देखें, उसकी श्रेणी में देखें, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य एक शाकाहारी जीव है या शाकाहारी प्राणी है। और तृतीयक में कौन आएगा, तृतीयक में आएगा मांसाहारी। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जो वे समस्त वनस्पतियां या वे समस्त जीव जंतु जो शाकाहारी होते हैं उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। वे समस्त जीव जंतु जो सर्वाहारी होते हैं यानी कि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, उनको हम किस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। और वे समस्त जीव जंतु जो केवल और केवल मांस पर ही आधारित होते हैं उनको हम लोग तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद में फिर तीसरा पॉइंट आता है अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। अपघटक का कार्य क्या होता है, ये जितनी भी मृत वस्तुएं होती हैं या फिर जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको क्या करता है, ये सड़ाता है, यानी कि उसको जो है डिकम्पोज करता है, उसको जो है नष्ट करता है। और इस अपघटक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे,
सफाई कर्मी, क्योंकि ये क्या करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं। क्या वो कुछ है? अच्छा तो रोक दी हो वीडियो, चल रही है ना क्लास, रुकी तो नहीं? तो क्या कहते हैं, सफाई कर्मी कहते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, इसमें आपका बैक्टीरिया यानी कि विषाणु आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, विषाणु, जीवाणु आ जाएगा, शैवाल आ जाएंगे, कवक आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा गिद्ध आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, अपघटक की श्रेणी में आएंगी। इसके बाद में क्या है, अब हम आएंगे किस पे, अजैविक घटक पे। अजैविक घटक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, भौतिक घटक, कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक। तो देखो जो हमारा भौतिक घटक है, भौतिक घटक को क्या कहा जाता है, भौतिक घटक में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो जितना भी हमारा जलवायु से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपका ताप हो, दाब हो, प्रकाश हो, आर्द्रता हो, नमी हो, वो सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, भौतिक घटक में आएंगी। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, ताप आएगा, दाब आएगा, आर्द्रता आएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, भौतिक घटक की श्रेणी में आएंगी। दूसरा आता है कार्बनिक घटक। तो कार्बनिक घटक में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, इसमें आपका ह्यूमस आ जाएगा, इसी में आपका विटामिन आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और इसी में आपका प्रोटीन, विटामिन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, कार्बनिक घटक की श्रेणी में आ जाएंगी। अगला क्या आता है, अकार्बनिक। अकार्बनिक में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, इसी में आपका गैसें आ जाएंगी, गैसें में जैसे CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। ये सारी की नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, CFC हो गया। ये सारी की सारी गैसें किस में आएंगी, अकार्बनिक घटक में आएंगी। इसी के साथ में लवण जो आपके होते हैं, ठीक है, या जो पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, अकार्बनिक घटक की श्रेणी में आएंगे। और इसी में जो आपका जल होता है H2O यानी कि पानी, ठीक है, जिसे हम जीवनदायिनी के नाम से भी जानते हैं। जिस तरीके से वायु को यानी कि ऑक्सीजन को जीवनदायिनी के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही जल भी क्या है, जल एक जीवन है। तो जल किस में आएगा, ये हमारा अकार्बनिक घटक की श्रेणी में आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में चर्चा की। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो क्या होगा, अगला हम आगे बढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला। अगली हेडिंग जो है वो पड़ेगी खाद्य श्रृंखला, यानी कि फूड चेन। देखो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जो हमारे उत्पादक होते हैं, जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, इन सब का क्या होता है, इन सबको क्या कहा जाता है, पोषक स्तर कहा जाता है, पोषक स्तर कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं पोषक स्तर का जो क्रम होता है, जो बंधन होता है, जो जुड़ाव होता है, वही जुड़ाव क्या कहलाता है, इन पोषक स्तर की श्रृंखला ही क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है, यानी कि फूड चेन कहलाती है। तो लिखेंगे विभिन्न पोषक स्तर का, विभिन्न पोषक स्तर का श्रेणीबद्ध होना, श्रेणीबद्ध या फिर श्रृंखलाबद्ध होना क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। विभिन्न पोषक स्तर का श्रेणीबद्ध या फिर श्रृंखलाबद्ध होना खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे खाद्य श्रृंखला में कौन कौन सी चीजें आएंगी, सबसे नंबर 1 पर क्या आएगा, उत्पादक आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता आएगा। तीसरे नंबर पे द्वितीयक उपभोक्ता आएगा और चौथे नंबर पे क्या आएगा, तृतीयक उपभोक्ता आएगा, ठीक है।
तो ये क्या है, ये एक क्रम है, सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। ये क्या है, ये प्रत्येक पोषक स्तर हैं, ठीक है, ये क्या है, ये पोषक स्तर हैं और इन्हीं पोषक स्तर से क्या है, एक श्रृंखला बंधी हुई है और इसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यानी कि ये समस्त पोषक स्तर एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। जिस तरीके से प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर, तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता पर आश्रित होता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितने भी पोषक स्तर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं और इन्हीं एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ये क्या कहलाती हैं, श्रृंखलाबद्ध हैं और इसी श्रृंखलाबद्ध के कारण ये क्या कहलाते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में हम लोगों ने जाना कि खाद्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के पोषक स्तर होते हैं और प्रत्येक पोषक स्तर एक दूसरे पोषक स्तर से क्या है, जुड़ा होता है और इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अब देखिए जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में जो आपके पोषक स्तर हैं, इन पोषक स्तर की संख्या कितनी हो सकती है। तो खाद्य श्रृंखला में अधिकतम पोषक स्तर की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि खाद्य श्रृंखला में अधिकतम पोषक स्तर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो आज तक की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, खाद्य श्रृंखला में ही खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग इससे आगे की चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में इसे शेयर